हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आइए आज हम शुक्राणु का पोस्टमार्टम करना प्रारंभ करते हैं। पोस्टमार्टम करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए हम शुक्राणु का पोस्टमार्टम करना प्रारंभ करते हैं। तो जो शुक्राणु है वो नर युग्मक होता है या हम बोले पुरुष युग्मक होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या सामान्य कोशिका की तुलना में आधी होती है। तो मानव में जो शुक्राणु होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। इसके निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है वो वृषण में उपस्थित शुक्र जनन नलिका, अंग्रेजी में बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होती है। जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया है ये शरीर के तापमान जो कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है उससे 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान, औसतन मानते हैं 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर होता है। इसलिए वृषण शरीर के बाहर एक थैली जिसे हम बोलते हैं स्क्रोटम या वृषण कोश में उपस्थित होता है। तो आज आपको पता चल गया होगा कि जो वृषण का शरीर से बाहर एक थैली में लटके होने का कारण क्या होता है। शुक्राणु जनन जो है वो शरीर के तापमान से कम होता है, इस वजह से वो शरीर से बाहर लटका होता है। तो आइए, जो शुक्राणु की जो लंबाई होती है वो 4.4 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर होती है और जो इसकी मोटाई है या चौड़ाई है वो 2.8 माइक्रोमीटर से 3.2 माइक्रोमीटर होती है। देखिए, शुक्राणु की जो खोज है वो सबसे पहले एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1677 ईस्वी में खुद के सीमेन से की थी, खुद के वीर्य से की थी। इन्होंने खुद का वीर्य लिया और उसे अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उन्हें कुछ ऐसी पुच्छनुमा संरचना दिखाई दी, जिससे क्या बाद में बोला गया शुक्राणु। तो शुक्राणु की खोज करने का श्रेय किसे जाता है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को। तो आइए देखते हैं, जो शुक्राणु है वो 4 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? 4। एक जो ये वाला भाग इसे बोलते हैं हेड, इसका शीर्ष वाला भाग होता है। ये इसकी नेक पोर्शन होता है, इसे हम बोलते हैं गर्दन, और इसका मिडल पीस होता है, मध्य भाग होता है, और इसकी क्या होती है? पुच्छ होती है। पुच्छ जो होता है सबसे लंबा भाग होता है किसका? शुक्राणु का। तो देखिए, जो इसका हेड वाला पोर्शन है इसमें सबसे ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर, टोपी नुमा संरचना होती है, जिसे हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। ये गोल्गी बॉडी का रूपांतरित रूप होता है और इसमें कई जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं जो निषेचन के दौरान जो अंडाणु होता है उसके चारों ओर की जो लेयरिंग होती है, जो कोशिकाएं होती हैं, उन्हें नष्ट करता है और निषेचन में हेल्प करता है। ठीक है। और जो सबसे इसकी बाहरी कवरिंग है इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे स्पर्म को घेरे रखती है, कुछ पुच्छ वाले भाग को छोड़ करके पूरे स्पर्म क्या करती है? घेरे रखती है। कौन? प्लाज्मा। और इसका जो हेड वाला पोर्शन होता है इसमें सबसे बड़ा क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अलावा और कोई कोशिकांग नहीं उपस्थित होते हैं। और जो इसकी केंद्रक का जो निचला पोर्शन होता है सबसे बड़ा होता है, इसे बोलते हैं नेक। क्या बोलते हैं? नेक। तो नेक के थोड़ा सा ऊपर क्या होता है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और नेक के थोड़ा सा नीचे क्या होता है? डिजिटल सेंट्रियोल। जो बाद में जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है ये निषेचन की प्रक्रिया में जो ओवा आता है उसे क्या करता है? मैच्योर करता है। तो निषेचन की प्रक्रिया में ये हेल्प करता है। बिना इसके निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। जबकि जो डिजिटल सेंट्रियोल है, जो निचला सेंट्रियोल है, वो क्या करता है? वो फ्लैजिला बनाने में हेल्प करता है। जो स्पर्म है, स्पर्म की जो टेल है, इसे बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है। कौन? डिजिटल सेंट्रियोल। इसीलिए डिजिटल सेंट्रियोल को बेसल बॉडी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? बेसल बॉडी भी कहा जाता है। और जो इसका मध्य भाग होता है यहां पे स्पाइरल शेप की स्प्रिंग के आकार की माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जिसे हम लोग नेबन कर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेबन कर्ण भी कहते हैं। और ये ऊर्जा का स्रोत होता है या ऊर्जागृह होता है, जो स्पर्म को गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। और ये होता है पुच्छ वाला भाग, जो इसी सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है और बेसल बॉडी का एक्सटेंशन होता है। और इसे हम क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं, जो मोबिलिटी में क्या करता है? हेल्प करता है। स्पर्म को तैरने में सहायक होता है। कौन? टेल।
तो स्पर्म कितने भाग थे? 4 भाग थे। कौन कौन सा? हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। स्पर्म के 4 भाग होते हैं। कौन कौन सा? हेड, नेक, मिडल पीस, टेल। तो अब देखेंगे किसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो देखिए ध्यान से, जो हेड होता है वो कैसा होता है? चपटा होता है, फ्लैटेंड होता है और आलमंड शेप का होता है, माने बादाम के आकार का होता है। कौन? स्पर्म का जो हेड होता है। और उसमें क्या क्या होते हैं? न्यूक्लियस होता है और एक्रोसोम होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस और एक्रोसोम होता है। जबकि गर्दन में क्या क्या होते हैं? गर्दन में 2 चीजें बताया था मैंने कि एक गर्दन के ठीक थोड़ा सा ऊपर क्या होता है? स्फेरिकल सेंट्रियोल होता है, इसे हम बोलते हैं प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। और नीचे क्या होता है? फनल शेप का, कूप के आकार का या नली के आकार क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं बेसल बॉडी। जो डिजिटल सेंट्रियोल था वही किसमें बदल गया? बेसल बॉडी में बदल गया। और मिडल पीस में क्या है? स्पाइरल शेप का माइटोकॉन्ड्रिया। जो मिडिल पीस है इसमें क्या होता है? स्पाइरल शेप का, माने स्प्रिंग के अगर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो ऊर्जा का गृह है, जो स्पर्म के मूवमेंट में क्या होता है? सहायक होता है। जबकि जो टेल होती है उसमें क्या होता है? वो मोटाइल स्ट्रक्चर है, गतिशील संरचना है, जिसकी वजह से क्या होता है? स्पर्म गति करता है। तो अब देखिए, अब बात करेंगे स्पर्म कितने तरह का होता है। तो स्पर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक यक्ष स्पर्म और एक वाई स्पर्म। स्पर्म 2 प्रकार का होता है, एक यक्ष स्पर्म और एक वाई स्पर्म। देखिए, सामान्य कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, जिसमें से 44 सामान्य दैहिक गुणसूत्र होते हैं और 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो लिंग गुणसूत्र में फीमेल्स में XX होता है और मेल में XY होता है। तो जब युग्मक निर्माण होता है तो गुणसूत्र की संख्या उनमें आधी हो जाती है। क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो 22 गुणसूत्र और X मिलकर एक युग्मक बनाएगा और 22 + Y एक युग्मक बनाएगा। तो जो 22 + X होंगे उसे बोलेंगे X स्पर्म और जो 22 + Y होंगे उसे क्या बोलेंगे? Y स्पर्म। तो स्पर्म 2 तरह का होता है, X स्पर्म और Y स्पर्म। ठीक है, X वाला जो है ये फीमेल के रिस्पॉन्सिबल है और Y वाला मेल के लिए। अगर मेल का पता होगा कि लिंग निर्धारण पुरुष द्वारा होता है, स्त्रियों द्वारा नहीं होता है। तो अगर जो स्त्री में केवल एक ही तरह का युग्मक बनता है X, लेकिन मेल में 2 तरह का बनता है, एक X वाला और एक Y वाला। तो अगर मेल का X वाला फर्टिलाइजेशन में भाग लेगा तो लड़की पैदा होगी, अगर Y वाला भाग लेगा तो लड़का पैदा होगा। तो मेल ही डिटरमाइन करता है कि लड़की होगी या लड़का। चलिए आगे बात करेंगे सीमेन क्या होता है। बात जो स्खलन होता है, जो स्पर्म निकलता है वो किस फॉर्म में निकलता है? सीमेन के फॉर्म में निकलता है। सीमेन क्या होता है? एक विस्कस फ्लूइड होता है, गाढ़ा सफेद रंग का क्या होता है? तरल होता है ना। उसमें क्या क्या होता है? उसमें सेमिनल प्लाज्म होता है और स्पर्म होता है। अब बात करेंगे सेमिनल प्लाज्म क्या होता है। तो जो मानव प्रजनन तंत्र में 3 सहायक ग्रंथियां हैं, जिनका नाम है सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर ग्लैंड। जो इनसे सिक्रेशन निकलता है उस सिक्रेशन को हम क्या बोलते हैं? उस सिक्रेशन को कहते हैं हम लोग सेमिनल प्लाज्म। और जब उसमें स्पर्म मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सीमेन। तो वीर्य के 2 हिस्से होते हैं, जो निकलता है हमारे शरीर से वो क्या होता है? वीर्य होता है, सीमेन होता है। उसमें 2 चीजें होती है, एक सेमिनल प्लाज्म होता है माने ग्रंथियों का श्रावण, और एक क्या होता है? स्पर्म। जब दोनों को मिलाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सीमेन बोलते हैं। ठीक है, तो जो अब बात करेंगे कि एक बार में कितना सीमेन निकलता है। तो एक बार की जो इजेकुलेशन है इसमें 1.5 to 5 ml सीमेन निकल सकता है। एक बार का जो इजेकुलेशन स्खलन है उससे 1.5 से लेकर के 5 ml सीमेन निकल सकता है। ठीक है, और देखिए नॉर्मल रेंज जो है, जो सीमेन निकल रहा है उसमें नॉर्मल स्पर्म कितने होने चाहिए ताकि महिला गर्भ धारण कर सके। तो इसकी मात्रा देखेंगे 15 मिलियन से 20 मिलियन पर ml। 1 ml में 15 मिलियन से 20 मिलियन स्पर्म होने चाहिए। अगर इससे कम स्पर्म होंगे तो इस अवस्था को बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया, जिसमें जो मेल होता है वो फीमेल को प्रेग्नेंट करने में असमर्थ होता है। बात समझ में आई कि ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है लो स्पर्म काउंट। जो स्पर्म की संख्या है वो कम हो गई, सीमेन में आपकी स्पर्म की संख्या कम हो गई, तो इसे क्या बोलते हैं? ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है कि जो स्पर्म जो है ओवा से नहीं मिल पाते हैं और निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं क्या होता है कि जो स्पर्म जो बनता है उसकी स्पीड कितनी होती है। स्पर्म के फॉर्मेशन की, स्पर्मेटोजेनेसिस के जो प्रक्रिया है उसकी स्पीड कितनी होती है। तो प्रति सेकंड कितने बनते हैं? 1500 स्पर्म बन सकते हैं, माने पर सेकेंड 1500 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो एक बार जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है
जो एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी होती है और उसको पूरा होने में लगभग 64 से 74 दिन लगते हैं, जिसके दौरान 8 बिलियन स्पर्म का निर्माण होता है। कितने? 8 बिलियन स्पर्म का निर्माण होता है। कब? लेकिन जो स्पर्म होता है वो कंटिन्यूअस बनता रहता है। कितना बनता रहता है? कंटिन्यूअस बनता रहता है और पर सेकेंड 1500 स्पर्म बनते हैं। लेकिन एक बार जो पूरा स्पर्म बनने के लिए कि जो एक कैपेसिटी होती है फुलफिल करने के लिए एपिडाइमिस में, वो कितनी होती है? 8 बिलियन। इसको बनने के लिए कितना समय लगता है? इसको बनने के लिए समय जो लगता है वो 64 से 74 दिन लगता है, याद रखिएगा। चलिए, अब जो स्पर्म जो है वो फीमेल की बॉडी या जब हमारे शरीर से निकल रहा है बाहर तो उसका जीवन काल कितना होगा? जब स्पर्म जो निकलता है अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या वेजाइना में पहुंचा या यूट्रस में पहुंचा तो उसका जीवन काल जो है वो 3 से 5 दिन का होता है। कितना होता है? मैक्सिमम 5 डेज, मिनिमम 3 डेज। तो निकलने के बाद 3 से 5 दिन तक वो जीवित रहेगा, उसके बाद वो डिकम्पोज हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। लेकिन अब बात करेंगे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो स्पर्म की जो मोबिलिटी है या उसकी जो स्पीड है वो कितनी होती है? तो प्रति मिनट वो 5 mm दूरी तय करता है। कितना? पर मिनट 5 mm दूरी वो तय करता है। कौन? स्पर्म। स्पर्म की स्पीड कितनी होती है? 5 mm प्रति मिनट। ठीक है, कब? एक्वस मीडियम में। जो फीमेल का जो गर्भाशय है या फिर हम बोलेंगे फेलोपियन ट्यूब, जो भी मतलब है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो भी पार्ट है, वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, तो इसमें जो एक्वस मीडियम है उसमें उसकी स्पीड कितनी होती है? 5 mm पर मिनट, इतना होता है। तो अब देखिए स्पीड को कैलकुलेट किसने किया था? तो नाम है मॉर्टिमर और स्वान ने सबसे पहले स्पर्म की स्पीड को कैलकुलेट किया था। तो आशा करता हूं कि मैंने स्पर्म के बारे में आप लोगों को सारी बातें बता दी हैं। ठीक है, जो छूटी बातें होंगी वो भविष्य में कभी मैं दोबारा अगर वीडियो अपलोड करूंगा तो वहां बता दूंगा। आशा करता हूं आप लोगों को यह लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। बाय।